हेलो बच्चों। अब आपका नया चैप्टर स्टार्ट करवा रहे हैं हम, अकाउंटिंग इक्वेशन। आप लोगों को मैंने एक कॉन्सेप्ट समझाया था, ड्यूल आस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, द्वैत पक्षीय अवधारणा या द्विपक्षीय अवधारणा कि कोई भी ट्रांजैक्शन हो उसके दो इफ़ेक्ट नज़र आते हैं। या तो जैसे एग्जांपल के लिए मैंने बताया था कि हमने कुछ सामान खरीदा तो हमारे पास सामान आ गया, गुड्स आ गए, लेकिन हमारे पास से कैश चला गया। अगर हमने सामान उधार खरीदा तो गुड्स तो आए, लेकिन साथ ही साथ हमारे पास क्रेडिटर की भी वैल्यू इंक्रीज़ हो गई। और क्रेडिटर कौन? हमारी लायबिलिटी इंक्रीज़ हो गई। तो हर एक ट्रांजेक्शन के कम से कम दो जगह तो इफ़ेक्ट पड़ते ही पड़ते हैं। दो से ज़्यादा जगह भी इफ़ेक्ट पड़ सकते हैं, लेकिन कम से कम दो जगह तो इफ़ेक्ट पड़ेंगे ही पड़ेंगे। एक डेबिट साइड, एक क्रेडिट साइड। अब ये डेबिट क्रेडिट क्या है ये हम नेक्स्ट चैप्टर में समझेंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए आपको मैं बिल्कुल सिंपल वे में बताना चाह रहा हूँ कि अकाउंटिंग इक्वेशन को प्रूव करने वाली चीज़ कि आपको पहले ड्यूल आस्पेक्ट प्रिंसिपल क्या है, ये ड्यूल आस्पेक्ट कॉन्सेप्ट क्या है, उसको समझना पड़ेगा। उसको समझाने के लिए मैंने ऑलरेडी क्लास में बता ही रखा था आपको। जब मैंने आपको कॉन्सेप्ट वाला या प्रिंसिपल वाला चैप्टर समझाया था तो उसमें एक कॉन्सेप्ट आया था हमारा ड्यूल आस्पेक्ट प्रिंसिपल। तो मैंने आपको बताया था कि कोई भी ट्रांजेक्शन हो उसके दो जगह इफ़ेक्ट पड़ते हैं, कुछ आया और कुछ गया। ठीक है, अगर हमने उधार भी खरीदा है या उधार भी बेचा है तो उसकी वजह से भी हमारे पास कुछ ना कुछ डेटर या क्रेडिटर में इंक्रीज़ हुआ ही होगा। अब बात करते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन की। तो अकाउंटिंग इक्वेशन इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। और अकाउंटिंग इक्वेशन होती क्या है कि एसेट्स की वैल्यू हमेशा लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल के बराबर होती है। यानी कि एसेट्स इज ऑलवेज इज द सम टोटल ऑफ लायबिलिटीज़ एंड कैपिटल। यानी कि एसेट्स इज ऑलवेज इक्वल टू लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। हमारे पास जितनी भी संपत्तियां हैं वो किसके बराबर होगी? जो हमें बाहर वाले लोगों का कर्जा देना है और प्लस जो मालिक का लगाया हुआ पैसा है वो। यानी कि एसेट्स हमेशा किसके बराबर होगी? बाहर वाले लोगों से जो हमने पैसा उधार ले रखा है या बाहर के लोगों का जो पैसा देना है वो, और प्लस कैपिटल के। एसेट्स में आपको पता ही है क्या क्या आता है, कैश, बैंक, डेटर्स, बीआर, बिल रिसीवेबल। डेटर और बीआर एक जैसे ही होते हैं। फर्नीचर, स्टॉक, प्लांट, मशीनरी, और क्या क्या हो सकता है? कैश, बैंक, डेटर, बीआर, फर्नीचर, स्टॉक, प्लांट एंड मशीनरी। फ्री होल्ड प्रीमिसेस, जो हमारे पास जो एरिया है, हमारे पास प्लॉट ऑफ लैंड, उसको फ्री होल्ड प्रीमिसेस कहते हैं। जो जगह जो है हमारी फैक्ट्री जहाँ पे काम कर रहे हैं हम, वो फ्री होल्ड प्रीमिसेस है एक प्रकार से। अब ये मान लीजिए एसी, जनरेटर, व्हीकल, जो ट्रांसपोर्ट जिसमें हम करते हैं। अगर हमारा कोई पर्सनल ट्रक है या हमारी पर्सनल कार है, पर्सनल कार से मतलब फैक्ट्री की कार है, कंपनी की कार है, तो वो भी हमारे एसेट्स में काउंट होगा, उसको व्हीकल कहते हैं। तो ये जितनी भी एसेट्स हैं ये सब किसके बराबर होती हैं? लायबिलिटीज़ और कैपिटल के। लायबिलिटीज़ में क्या क्या आता है? बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स, लोन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और एनी लायबिलिटी विच इज टू बी पेड इन फ्यूचर। जो भविष्य में जिन भी लोगों का पैसा देना है वो हमारे लिए लायबिलिटी है। और कैपिटल तो आपको पता ही है, ऑनर्स कैपिटल, जो मालिक का लगा हुआ पैसा है वो। मेनली अकाउंटिंग इक्वेशन यही होती है, लेकिन मैंने आपको एसेट्स के कुछ एग्जांपल लिख दिए, कुछ लायबिलिटीज़ के एग्जांपल लिख दिए। ये सारी आपको स्टार्टिंग की क्लासेस में मिल जाएगा, इन सब के बारे में बता रखा है मैंने। और कैपिटल तो जो मालिक ने जितना पैसा लगाया उसको कैपिटल कहते हैं। इसके अलावा कुछ एक्सपेंस भी होते हैं, कुछ रिवेन्यूज़ भी होते हैं, वो भी आपको पता होगा। जैसे अगर हमने कोई भी एक्सपेंस, यानी कि जैसे कुछ भी खर्चा किया अपनी फैक्ट्री के अंदर, वो हमारे लिए एक्सपेंस है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं। और अगर हमारे पास कुछ पैसा मिल रहा है हमें तो वो हमारे लिए रिवेन्यू रिसिप्ट है, अगर वो रेगुलर बेस पे मिलती जाती है। तो कुछ रिवेन्यूज़ इनकम, कुछ रिवेन्यू एक्सपेंसेस, उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि इस चैप्टर के अंदर वो भी यूज़ होगा।
तो फिलहाल बात करते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन को कि प्रूव करने के लिए क्या क्या हमें करना है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन होती है ये, एसेट्स इज ऑलवेज इक्वल टू लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। एसेट्स के एग्जांपल बता दिए, लायबिलिटीज़ के एग्जांपल बता दिए, कैपिटल का मतलब ऑनर कैपिटल। एक्सपेंसेस आपको बता दिया, रिवेन्यू यानी कि इनकम आपको बता दी। अब इसके लिए कुछ रूल्स हैं अकाउंटिंग इक्वेशन को प्रूव करने के लिए, जो मैंने कुछ सिंपल से रूल बनाए हैं वो अब हम यूज़ करते हैं। कुछ रूल हैं, तो उनमें से नंबर 1 है व्हेन बिजनेस स्टार्टेड। जब भी कभी बिजनेस स्टार्ट होगा तो ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट के हिसाब से कहाँ कहाँ इफेक्ट पड़ेगा वो आपको देखना है। तो जब भी कभी बिजनेस स्टार्ट होता है तो एक तो आपके पास कैश पे इफेक्ट पड़ता है और दूसरा कैपिटल पे इफेक्ट पड़ता है। ये मैं बात कर रहा हूँ, ये जितने भी रूल्स की बात करूँगा मैं इस अकाउंटिंग इक्वेशन में, ये प्रैक्टिकल चैप्टर है आपका। न्यूमेरिकल बेस पर भी क्वेश्चन आते हैं, थियोरेटिकल भी आते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल ज़रा ज़्यादा पूछे जाते हैं इसके ऊपर। तो न्यूमेरिकल करने के लिए कुछ रूल आपको याद रखने पड़ेंगे, मतलब बेसिकली याद ही करने हैं। बाकी जहाँ तक हो सकेगा मैं समझाने की कोशिश करूँगा। तो इस चैप्टर के लिए आपको कुछ रूल याद करने हैं। उसमें पहला वाला रूल क्या है कि बिज़नेस जब भी आप स्टार्ट करोगे, और ये चैप्टर हम पढ़ रहे हैं फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से कि फर्म के अकाउंट बनाते टाइम आप क्या क्या करोगे। तो फर्म के अकाउंट बनाते टाइम आपने देखना है कि जब भी कभी बिजनेस स्टार्ट होगा तो एक तो कैश पे इफेक्ट पड़ेगा और एक कैपिटल पे इफेक्ट पड़ेगा। मान लीजिए कोई ओनर है, कोई प्रोप्राइटर है, उसने बिज़नेस स्टार्ट किया और 1 लाख रुपए बिज़नेस में लगाए, तो कैश इंक्रीज़ हो जाएगा, साथ ही साथ कैपिटल इंक्रीज़ हो जाएगी बाय ₹1 लाख। कैश को बढ़ाना है हमें और कैपिटल को बढ़ाना है। क्वेश्चन कैसे करने हैं कैसे नहीं करने हैं वो मैं आपको जब क्वेश्चन करवाऊंगा उस टाइम समझाऊंगा। ये मैं आपको फिलहाल रूल्स समझा रहा हूँ कि इसके क्या क्या नियम है इस चैप्टर को करने के। तो रूल नंबर 1 क्या बताया कि जब भी कभी बिजनेस स्टार्ट होगा तो एक तो कैश बढ़ेगा और दूसरा कैपिटल बढ़ेगा। रूल नंबर 2, व्हेन वी परचेज्ड एनी एसेट, जब भी कोई हम एसेट खरीदें, तो जब भी कोई एसेट खरीदेंगे इन कैश में खरीदेंगे। अगर हमने कोई एसेट खरीदी और वो एसेट हमने खरीदी कैश में, एसेट जो भी है, एसेट नेम, जैसे मान लीजिए हमने फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर का नाम आ जाएगा फर्नीचर, वो इंक्रीज़ होगा, लेकिन जो कैश है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। जब भी हम कोई एसेट खरीदेंगे, लेकिन अगर हमने उस एसेट को कैश में ख़रीदा, जैसे मान लीजिए हमने कोई व्हीकल खरीद लिया, कार खरीद ली, कार कैश में खरीदी, तो कार इंक्रीज़, कैश डिक्रीज़। कैश चला गया हमारे पास से और कार आ गई। बस सिंपल ही है, बस एक अगर आप वैसे जनरल आपसे पूछूं तो भी आपको पता होगा ये सब चीज़ें, लेकिन फिर भी रूल के नाम पर मैं लिखवाना चाहता हूँ। नंबर 3, व्हेन वी परचेज एनी, परचेज को मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, परचेज एनी एसेट बट ऑन क्रेडिट। हमने उधार खरीदा, एसेट तो खरीदी लेकिन उधार खरीदी, तो क्या करेंगे ऐसी अवस्था में, जो एसेट नेम है उसको लिख करके उसको तो बढ़ा देंगे, लेकिन साथ ही साथ हमारे क्रेडिटर बढ़ गए, क्रेडिटर इंक्रीज हो गए। ध्यान रखिए, अगर कैश में खरीद रहे हैं तो कैश कम हो जाएगा, लेकिन अगर उधार खरीद रहे हैं तो हम लोग जिनसे उधार खरीदते हैं वो हमारे लिए क्या बन जाते हैं, क्रेडिटर। तो क्रेडिटर की वैल्यू बढ़ जाएगी, और क्रेडिटर की वैल्यू कहाँ पे बढ़ती है, लायबिलिटीज़ में। क्रेडिटर कौन है, लायबिलिटी हमारी, तो लायबिलिटी बढ़ जाएगी। एसेट का नाम, जैसे हमने कार खरीदी, उधार खरीदी, कार खरीदी है लेकिन उधार में, तो कार इंक्रीज, क्रेडिटर ऑल्सो इंक्रीज। 4, व्हेन वी मतलब कंपनी की बात कर रहे हैं हम, जो हमारी फर्म है उसकी बात कर रहे हैं। व्हेन वी परचेज्ड सम गुड्स या फिर स्टॉक ऑन कैश, हमने कुछ गुड्स खरीदे लेकिन कैश में खरीदे, सेम वही जैसे एसेट का नाम था। अब आप कहोगे सर एसेट और गुड्स तो एक ही है, मैं बात कर रहा हूँ, आपको ध्यान होगा एसेट और गुड्स में क्या फ़र्क होता है कि जिन चीज़ों में हम डीलिंग करते हैं उन्हें गुड्स कहा जाता है, स्टॉक कहा जाता है, और
उन गुड्स के अलावा जो जिस चीज़ में हम डीलिंग नहीं करते उसके अलावा हम जो भी चीज़ें खरीदते हैं उनको हम नॉर्मल एसेट कहते हैं। तो उनको एसेट परचेज कहते हैं, इनको गुड्स परचेज कहा जाता है। ये मैंने आपको रूल्स एंड रेगुलेशन में समझाया था। तो अगर हमने कोई एसेट खरीदी, कैश में खरीदी तो ऐसे, उधार खरीदी तो ऐसे। सेम उसी प्रकार से अगर गुड्स खरीदें कैश में तो स्टॉक इंक्रीज, कैश डिक्रीज। अगर हमने गुड्स खरीदे लेकिन कैश में खरीदे तो स्टॉक इंक्रीज हो जाएगा, स्टॉक आ गया हमारे पास लेकिन कैश चला गया। नंबर 5, व्हेन वी परचेज्ड सम गुड्स ऑन क्रेडिट। हमने गुड्स तो खरीदे लेकिन उधार खरीदे तो स्टॉक इंक्रीज, स्टॉक बढ़ जाएगा लेकिन साथ साथ क्रेडिटर भी बढ़ जाएंगे। और क्रेडिटर कहाँ आते हैं? लायबिलिटी साइड। क्रेडिटर इंक्रीज हो रहे हैं, स्टॉक भी इंक्रीज हो रहे हैं। ये 5 रूल हैं, दोबारा देख लीजिए। हमने बिजनेस स्टार्ट किया, कैश इंक्रीज, कैपिटल इंक्रीज। हमने एसेट खरीदी कैश में, हमने एसेट खरीदी उधार, हमने गुड्स खरीदे कैश में, हमने गुड्स खरीदे उधार। तो आपको सारे टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए कि कब कैश इंक्रीज़ हो रहा है, कब कैश डिक्रीज़ हो रहा है, कब क्रेडिटर इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए। रूल नंबर 5 आपको कंप्लीट करा दिया। अब हम करेंगे अपना रूल नंबर 6। रूल नंबर 6, व्हेन वी सोल्ड सम गुड्स फॉर कैश। हमने गुड्स जो है कुछ गुड्स बेच दिए। अब हम जब जिस चीज़ में डीलिंग करते हैं हम उन गुड्स को बेचेंगे, भाई जाहिर बात है हमारा मेन काम ही वही है, लेकिन हम उन गुड्स को बेच रहे हैं फॉर कैश। तो कैश इंक्रीजेस, कैश आ जाएगा, और स्टॉक डिक्रीजेस। हमने गुड्स तो खरीदे, सॉरी गुड्स तो बेचे, सोल्ड किए, लेकिन वो कैश में बेचे। हमने माल बेचा, तो जब भी माल बेचेंगे तो स्टॉक तो कम हो जाएगा, स्टॉक कम हो गया लेकिन साथ ही साथ हमारे पास कैश भी आ गया। नंबर 7, व्हेन वी सोल्ड सम गुड्स बट ऑन क्रेडिट। हमने गुड्स तो बेचे लेकिन उधार बेचे, तब कैश की तो कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, तो स्टॉक तो कम होगा क्योंकि माल तो चला गया ना। चाहे नकद बेचो चाहे उधार बेचो, माल तो जाएगा ही जाएगा। लेकिन हमारे पास कुछ डेटर्स बढ़ गए। हम जिनको उधार सामान बेचते हैं वो हमारे डेटर कहलाते हैं। तो जब भी हमने उधार बेचा तो हमारे डेटर की लिस्ट बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और डेटर कौन होते हैं? एसेट। तो एसेट साइड में हमारी एक लिस्ट बन गई, तो एसेट हमारी बढ़ जाएगी। डेटर बढ़ेंगे तो इट मीन्स हमारी एसेट बढ़ गई। जब भी हमने नकद बेचा था, कैश में बेचा था, तो कैश इंक्रीज हुआ था, और उधार बेच रहे हैं तो डेटर इंक्रीज हो रहे हैं। व्हेन, रूल नंबर 8, व्हेन वी सोल्ड सम गुड्स एट 20% प्रॉफिट बट ऑन प्रॉफिट। एग्जाम्पल ले लेते हैं। वी सोल्ड, यहाँ पे ऑन कैश है, वी सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹10,000 ऑन 20% प्रॉफिट फॉर कैश। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ध्यान से समझिएगा। हमने गुड्स बेचे, कॉस्टिंग, कॉस्टिंग मतलब हमारी लागत कितनी थी, इसका मतलब होता है लागत। तो हमारी लागत थी 10,000 रुपये की। हमने हमारी लागत यानी कि हमारे लिए गुड्स कितने के हैं वो हमने बुक में कितना शो कर रखा है उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम सामने वाले को बेच रहे हैं उसकी बात नहीं कर रहा। हमारे लिए वो गुड्स थे 10,000 रुपये के, लेकिन उसको हमने 20% के प्रॉफिट पे बेच दिया। तो 10,000 का 20% 2,000। तो हमारे लिए वो गुड्स 10,000 के थे, लेकिन हम उसे बेच कितने में रहे हैं? 12,000 में।
और बेचे, जब भी हमने 12,000 में बेचे तो उसके बदले हमें पूरा का पूरा कैश मिल गया। तो एग्जांपल समझते हैं, यहाँ पे 3 जगह इफेक्ट पड़ेगा। तो कहाँ कहाँ, जब भी कभी इस तरह से आ जाए, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है काफ़ी, जब भी कभी इस तरह से आ जाए आपको 3 जगह इफेक्ट देखना है। एक तो आपका कैश इंक्रीज हुआ कितने रुपए से, प्लस 12,000। आपके पास जो कैश है वो 12,000 रुपये से बढ़ गया, कॉमा जो स्टॉक है वो डिक्रीज हो गया, स्टॉक डिक्रीज हो गया क्योंकि स्टॉक आपके पास से चला गया। कितने रुपए से स्टॉक कम हो जाएगा, 10,000 रुपये से। स्टॉक कम हो गया 10,000 रुपये से, क्योंकि स्टॉक आपके पास था, अब आपने स्टॉक निकाल करके सामने वाले बंदे को बेच दिया, तो स्टॉक कितने से कम हो गया, 10,000 से। कैश कितना आ गया आपके पास, 12,000। लेकिन आपको जो प्रॉफिट हुआ है, जब भी कभी प्रॉफिट या लॉस हो उसको किस में दिखते हैं हम, कैपिटल में प्लस या माइनस करेंगे, क्योंकि मेन ये मालिक का पैसा है। मालिक ने जो भी पैसा लगाया था उसकी वैल्यू अब बढ़ेगी, और अगर लॉस हो रहा है तो घटेगी। तो यहाँ पे आपको 2,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, वो 2,000 का प्रॉफिट किस में जाके प्लस होगा, कैपिटल में। कैपिटल बढ़ेगी कितने रुपए से, 2,000 रुपये से। तो दोबारा देखते हैं, 10,000 रुपये का माल था, वो आपने 12,000 में बेचा, तो 10,000 का माल कम हो गया, माइनस 10,000 स्टॉक। पैसे मिले 12,000, तो 12,000 रुपये का स्टॉक कैश आ गया। लेकिन जो 2,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ है वो मालिक के लिए प्रॉफिट था, क्योंकि कंपनी किसकी है, मालिक की है, तो मालिक को ये 2,000 रुपये मिल जाएंगे। तो कैपिटल में हमने 2,000 रुपये जोड़ दिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से समझिएगा। इसी में एक बात मैं ये बताना चाह रहा हूँ, मैं अलग से नहीं लिख रहा, कि अगर सपोज यहाँ पे कैश की जगह हम उधार बेच रहे होते हैं, 10,000 रुपये का सामान हमने 12,000 में उधार बेचा, मतलब 10,000 का सामान 20% के प्रॉफिट पर ही बेचा, लेकिन उधार बेचा, तो स्टॉक तो 10,000 ही कम होगा, प्रॉफिट 2,000 रुपये है वो कैपिटल में प्लस होगा। लेकिन जो 12,000 रुपये हमने उधार बेचा, तो कैश तो मिला नहीं, उसकी जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेटर। कैश की जगह क्या फ़र्क आ जाएगा कि डेटर इंक्रीज 12,000। ये ध्यान रखिएगा। 9th, ये भी इंपॉर्टेंट है, व्हेन वी सोल्ड गुड्स एट 25% लॉस ऑन क्रेडिट। चलो अब की बार क्रेडिट वाला करवाए थे। 25% के लॉस पर बेचा, लेकिन उधार बेचा। एग्जांपल ले लेते हैं, वी सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग रुपीज़ 30,000, 30,000 का माल था, सोल्ड एट 25% लॉस, 25% के लॉस पर बेच दिया। जो हमारा 30,000 रुपये का माल था वो हमने 25% के लॉस पर बेचा, तो 30,000 का माल 25% का लॉस, तो 30,000 का जो है 25% कितना हुआ, 7,500, 7,500। तो 7,500 कम पर बेचा, पैसे तो हमें कम ही मिलेंगे ना, चाहे मिले हों चाहे बाद में उधार मिल रहे हों, लेकिन मिलेंगे कितने, 22,500। तो 30,000 का माल था, तो आंसर क्या आएगा इसका, स्टॉक कम हो जाएगा कितने रुपए से, माइनस के 30,000, क्योंकि पूरा का पूरा स्टॉक तो हमारे पास गया है वो 30,000 का। सामने वाले को कितने में बेच रहे हैं वो अलग चीज़ है, ज़्यादा में बेच रहे हैं कम पर बेच रहे हैं, लेकिन हमारी नज़रों में तो स्टॉक कितने का है, वो हमारे लिए कॉस्टिंग कितनी रखता है, 30,000। तो स्टॉक हमारे पास से 30,000 रुपये से कम हो जाएगा। अब अगर कैश मिल रहा होता तो कैश प्लस होता, क्योंकि पैसे तो आ ही रहे होते, लेकिन यहाँ पे कैश की जगह हमारे पास क्या हो गया है, डेटर्स। डेटर इंक्रीज हो गए हमारे पास 22,500 से, क्योंकि 30,000 का माल हमने बेचा कितने में है, 7,500 रुपये कम पर बेचा है, कम कर दिया हमने माल, लॉस पर बेचा है। तो लॉस होगा तो जाहिर बात है स्टॉक की वैल्यू कम होगी। तो स्टॉक था 30,000 का, लेकिन हम 7,500 रुपये कम करके बेच रहे हैं, माइनस करके बेच रहे हैं, तो अब हमें पैसे कितने मिलने चाहिए, 7,500 रुपये कम मिलने चाहिए, तो मिलने चाहिए 22,500। अब अगर कैश मिलता, कैश मिल जाता तो कैश इंक्रीज करते, लेकिन यहाँ पे अब हम उधार बेच रहे हैं, तो हमारे पास डेटर की लिस्ट बढ़ गई है, डेटर का जो नाम है वो बढ़ गया है, तो डेटर बढ़ गए, इंक्रीज हो गए कितने रुपए से, 22,500। तो डेटर प्लस 22,500, स्टॉक माइनस 30,000,
और ये जो हमारे को लॉस हुआ है 7,500 रुपये का, ये कैपिटल से माइनस हो जाएगा। कैपिटल कम हो जाएगी माइनस के 7,500। अगर प्रॉफिट होता तो कैपिटल में प्लस हो जाता, लॉस होते तो कैपिटल से माइनस। स्टॉक पूरी की पूरी वैल्यू से कम हो जाएगा। डेटर या कैश जितने मिल रहे हैं या जितने मिलने का वायदा हो रहा है, प्रॉमिस हो रहा है, उतने रुपए से बढ़ा देंगे या फिर घटा देंगे। 10th, when payment received from debtor, डेटर से पेमेंट रिसीव हो जाएगी। मान लीजिए पेमेंट रिसीव हो रही है डेटर से, तो जब भी कभी पेमेंट रिसीव होगी तो क्या करेंगे, डेटर की वैल्यू, हमें डेटर से मान लीजिए 22,500 लेने थे, तो उसने हमें 10,000 रुपये दे दिए या 15,000 दे दिए या पूरे के पूरे पैसे दे दिए, तो जितने पैसे दे दिए उतने पैसे कम कर दीजिए और कैश बढ़ा दीजिए। भैया अगर डेटर से पैसे मिलेंगे तो पैसे आ गए ना, तो पैसे आ गए इसका मतलब कैश बढ़ गया, तो कैश बढ़ा दो और डेटर की वैल्यू को कम कर दो। नेक्स्ट पॉइंट, दस पॉइंट हो चुके हैं। 11वें नंबर का देखिए, व्हेन वी पेड एनी एक्सपेंस, जब भी हम कोई खर्चा करें, खर्चा कैसे, लेबर को सैलरी दे दी, फैक्ट्री का जिस जगह हमारी फैक्ट्री है उसका अगर हमने किराए पर ले रखी है तो उसका किराया दे दिया, लेबर को सैलरी दी, फैक्ट्री का किराया दिया, हमने रॉ मटेरियल परचेज़ किया उसके लिए पेमेंट कर दी, हमने रिक्शे का किराया दे दिया, बस का किराया दे दिया, ट्रांसपोर्ट का कोई खर्चा दे दिया, गवर्नमेंट को टैक्स दे दिया। जब भी कोई किसी प्रकार का खर्चा हो तो उस केस में क्या करेंगे, कैश माइनस कैश डिक्रीज, यानी कैश कम कर देंगे, साथ ही साथ कैपिटल कम करेंगे। ये पर्टिकुलर बच्चों रूल है, जब हम जनरल एंट्री वाले चैप्टर पढ़ेंगे उसमें रूल अप्लाई नहीं होते, उसके लिए अलग रूल अप्लाई होंगे। लेकिन फ़िलहाल के लिए आप ये चीज़ आपको एज इट इज़ ऐसी ही याद करनी है कि जब भी कभी कोई खर्चा होगा तो खर्चे के लिए आप क्या करोगे, कैश माइनस करोगे, कैपिटल माइनस करोगे। इसमें ज़्यादा अपना कोई दिमाग नहीं लगाना, ये चीज़ें बस ऐसी ही याद करनी है कि कैश माइनस कैपिटल माइनस। व्हेन एनी एक्सपेंस इज आउटस्टैंडिंग, अगर कोई खर्चा देना था लेकिन अभी तक नहीं दिया, एनी एक्सपेंस इज आउटस्टैंडिंग मतलब पेमेंट तो करनी थी लेकिन आप किसी कारण से पेमेंट नहीं कर पाए, तो कैश देना था लेकिन कैश तो इन्वॉल्व ही नहीं हुआ, कैश आपने दिया ही नहीं, तो आप क्या करोगे, एक तो कैपिटल तो माइनस करोगे ही करोगे, कैपिटल तो कम होगी ही होगी क्योंकि खर्चा बुक हो चुका है। खर्चा जब भी बुक होगा तो कैपिटल को माइनस करना ही करना है। साथ ही साथ एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के नाम से एक नया कॉलम क्रिएट होगा और उसको आप बढ़ा दोगे क्योंकि आपके सिर के ऊपर एक नया बोझ बन गया है। कैपिटल कम हो जाएगी और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के नाम से एक नया कॉलम क्रिएट होगा, लायबिलिटीज़ है ये आपकी। मतलब लायबिलिटी साइड में ये लायबिलिटी का जो आपके ब्लॉक बना होगा, एक बॉक्स बना होगा, उसमें एक नया कॉलम क्रिएट करोगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के नाम से। आउटस्टैंडिंग की शॉर्ट फॉर्म होती है O/S। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के नाम से एक नया कॉलम क्रिएट हो जाएगा और वो इंक्रीज़ होगा क्योंकि आपके सिर पे एक नया बोझ आ चुका है। साथ ही साथ आप कैपिटल कम कर दोगे। लेकिन इसके अगेंस्ट अगर सपोज व्हेन एनी एक्सपेंस इज पेड इन एडवांस, अगर आपने कोई खर्चा पहले से ही बुक कर दिया, इसको बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंस। आपने कोई खर्चा पहले से ही दे दिया, जो भी देना भी नहीं था लेकिन वो आपने पहले ही दे दिया, तो वो क्या है आपके लिए, प्रीपेड एक्सपेंस। तो प्रीपेड एक्सपेंस अगर होगा तो कैश तो इन्वॉल्व हो रहा है यहाँ पर क्योंकि कैश आपके पास से चला जाएगा, तो कैश कम हो जाएगा और एक नया कॉलम क्रिएट हो जाएगा प्रीपेड एक्सपेंस के नाम से, लेकिन मतलब ये इंक्रीज़ होगा और ये है आपकी एसेट। अगर आप कोई खर्चा पहले से दे देते हो तो इसका फ़ायदा आप भविष्य में उठाओगे।
आपने 3 महीने के लिए पहले से मोबाइल का प्रीपेड बिल दे दिया, या आपने 3 महीने की सैलरी लेबर को पहले ही दे दी, आपने मकान वाले को 6 महीने का किराया पहले से दे दिया, तो ये आपके लिए प्रीपेड एक्सपेंस है। तो आप 6 महीने तक तो उसका प्रयोग करोगे ना, तो ये आपकी एक एसेट बन गई प्रीपेड एक्सपेंस के नाम से। और कैश, क्योंकि कैश आप खर्च कर चुके हो, तो ये आपका कैश को कम कर देगा। ये आपको एज इट इज़ मैंने बताया इसी तरह से याद करने हैं। कोई खर्चा अगर पे किया तो कैश कम हो जाएगा, कैपिटल कम हो जाएगी। अगर कोई खर्चा आउटस्टैंडिंग है तो कैपिटल कम और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के नाम से एक नया कॉलम क्रिएट होगा लायबिलिटी साइड। लेकिन अगर कोई खर्चा आपने पहले से एडवांस में पेमेंट कर दी तो कैश तो कम होगा, साथ ही साथ एसेट साइड में एक नया कॉलम क्रिएट होगा प्रीपेड एक्सपेंस के नाम से। नंबर 14, व्हेन एनी इनकम इज रिसीव्ड। आपने माल बेचा, पैसे मिले, आपने कमीशन के लिए कोई काम किया, कमीशन मिली, कैश में मिल गई, ठीक है। आपने अपने जो गोदाम के बाहर का एक छोटा सा कमरा था वो किराए पर दे दिया, आपका खुद का है वो, आपने किराए पर दिया, आपको किराया मिल गया, तो रेंट रिसीव हुआ, तो ये आपकी इनकम है। आपने पैसा ब्याज पे चला रखा है, वहाँ से आपको ब्याज मिला, तो ये भी आपकी इनकम है। तो जब भी कभी इनकम मिलती है तो एक तो कैश में प्लस यानी कैश इंक्रीज़ होगा, साथ ही साथ कैपिटल भी इंक्रीज़ होगी। ध्यान दीजिएगा, जब हमने एक्सपेंस पे किया था तो कैश भी कम हो गया था, कैपिटल भी कम हो गई थी। यहाँ पर क्या है, अगर इनकम रिसीव्ड हो रही है तो कैश भी प्लस कैपिटल भी प्लस, दोनों चीज़ें बढ़ जाएंगी। व्हेन एनी इनकम इज आउटस्टैंडिंग, इसी का दूसरा नाम होता है, और करके लिखेंगे तो इनकम अर्न, इनकम कमा तो ली बट नॉट रिसीव्ड। हमने जो है मकान बिकवाने का काम किया, हमारा मेन काम वैसे मान लीजिए प्रॉपर्टी डीलिंग का ही है, तो हमने मकान बिकवाने का काम किया और मकान बिकवा भी दिया, लेकिन सामने वाली पार्टी से अभी तक कमीशन जो मिलनी चाहिए थी वो पूरी नहीं मिली। 1 लाख रुपए मिलने चाहिए थे, केवल 60,000 रुपये मिले, तो जो 40,000 रुपये अभी रह गए हैं वो हमारे लिए क्या है, हमने कमा तो लिए हैं लेकिन अभी तक पैसे पूरे प्राप्त नहीं हुए, तो इसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग इनकम। इसी के लिए एक और नाम लिया जाता है एक्रूड इनकम। इसके लिए आउटस्टैंडिंग के लिए एक, जब भी कभी इनकम वर्ड मतलब आउटस्टैंडिंग वर्ड इनकम के साथ जुड़ जाए तो आउटस्टैंडिंग इनकम बोलने की बजाय उसे क्या बोलते हैं, एक्रूड इनकम। ये टेक्निकल नाम है, याद रखिएगा कि एक्सपेंस के लिए तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बोलते हैं, लेकिन इनकम के लिए आउटस्टैंडिंग इनकम बोलने की बजाय क्या बोला जाता है, एक्रूड इनकम। तो ऐसी सिचुएशन में एक तो कैपिटल ये बढ़ेगी आपकी, और दूसरा एक्रूड इनकम के नाम से एक नई एसेट बन जाएगी। जब भी कभी एक्रूड इनकम हो, इनकम जो है आपकी मेन वो आपको मिलनी चाहिए थी लेकिन अभी तक नहीं मिली, तो एक तो एक्रूड इनकम इंक्रीज हो जाएगी एसेट साइड में, और दूसरा आपकी कैपिटल भी बढ़ जाएगी। 16 पॉइंट, व्हेन एनी इनकम इज रिसीव्ड इन एडवांस। एडवांस में आपको इनकम मिल गई, तो इसके लिए क्या करेंगे आप, यानी कि एडवांस इनकम बोलेंगे इसे, और में एडवांस इनकम। तो एडवांस इनकम केस में एक तो कैश इंक्रीज होगा, क्योंकि अगर आपने पहले से कहीं से पैसा प्राप्त कर लिया तो सिर पे बोझ तो है आपके, लेकिन पैसा तो आ ही गया ना। आपको कमीशन मिलनी थी 1 लाख, लेकिन सामने वाले ने आपको 1,20,000 दे दी कमीशन कि भैया अगली बार जो काम कराओगे उसके अभी से ले लो पैसे, तो पैसा तो आपको मिल गया। तो ये आपके लिए एक तो कैश को बढ़ाएगा, लेकिन साथ ही साथ आपकी एक लायबिलिटी बढ़ जाएगी एडवांस इनकम के नाम से, क्योंकि आपके सिर पे बोझ रहेगा। एडवांस इनकम बढ़ेगी लेकिन ये आपकी लायबिलिटी है, आपकी लायबिलिटी बढ़ गई, साथ ही साथ कैश भी बढ़ गया। एडवांस इनकम के नाम से लायबिलिटी बढ़ गई और वैसे नॉर्मल कैश बढ़ गया। तो ये थे बच्चों, इस क्लास में मैंने आपको 16 पॉइंट कंप्लीट कराए हैं। इसी तरह से नेक्स्ट क्लास में बाकी के पॉइंट कंप्लीट कराऊंगा, फिर इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करवा दूँगा।